माय डियर स्टूडेंट, कल हम सभी ने अकाउंटिंग की मीनिंग और डिफिनीशन अपने पहले लेक्चर में पढ़ा। इसको जानने के बाद कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग क्या चीज़ है, आज हम उसके आगे का टॉपिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। तो कल हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। उसी से हम इस फीचर्स को लेते हुए पहली फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की दे सकते हैं। क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अर्थात अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है और अकाउंटिंग साइंस कैसे है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आर्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ हम आर्ट की एक डिफिनीशन बताते हैं। आर्ट की डिफिनीशन क्या है? आर्ट इज द टेक्निक, आर्ट इज द टेक्निक of what? Of attaining some predetermined objectives। क्या बताया हमने कि आर्ट क्या है? आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से निर्धारित कुछ जो हमारे उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने का तरीका, कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, यही आर्ट है। यानी आर्ट, जैसे हमने पहले से ही कुछ तय कर रखा है कि हमको इस काम को करना है। अब इस काम को करना है तो उस काम को जब हम करना शुरू करते हैं तो वही क्या है? आर्ट है। पहले से निर्धारित सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, अटेनिंग सच इज कॉल्ड आर्ट। तो हमारा ये अकाउंटेंसी आर्ट कैसे है? अकाउंटेंसी में हम आर्ट की कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। या बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैंने शॉर्ट में बीटी लिख रखा है, तो इसको समझेंगे बीटी फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of business transaction। अकाउंटिंग को भी आर्ट हम कह सकते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में करते क्या हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक काम है। हमारा प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है। प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, उसको समराइज करना है, और ये सब करते हुए हमको बिजनेस के परिणाम को भी जानना है। और इसलिए चूंकि ये काम हम कर रहे हैं, हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अगर इस काम को हम वहाँ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, क्लासिफाइंग का काम कर रहे हैं, समराइजेशन का काम कर रहे हैं, और हमारा प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? हम पता कर सके कि अपने बिजनेस का प्रॉफिट क्या आएगा। और इसी काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। तो अगर अकाउंटिंग में आर्ट की डिफिनीशन इन्वॉल्व है तो अकाउंटिंग को भी आर्ट हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज आल्सो एन आर्ट। Why accounting is an art?
आर्ट की डिफिनेशन जो है उसमें हमने बताया, आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में भी हैं, और सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, क्लासिफाइंग का काम करते हैं और समराइजेशन का काम करते हैं, जिससे हम बिजनेस के रिजल्ट को जान सकें। इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट करने में, आर्ट को कहने में कोई परहेज नहीं है। अब दूसरी बात आती है क्या कि अकाउंटिंग को हम साइंस कह सकते हैं क्या? किसी भी विषय को साइंस कहने के लिए उसमें साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आनी चाहिए। यहाँ साइंस की कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको दिया है कि साइंस क्या है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान। अब कैसा सुव्यवस्थित ज्ञान? विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। क्या हमारे अकाउंटिंग में विज्ञान के, साइंस के ये गुण हैं क्या? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या, जो कि सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पर आधारित है? तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में भी सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं। क्या? डबल एंट्री सिस्टम। Without applying double entry system, you cannot record the transaction. There is the rules of journalizing. There are some standards. तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल जो पहले से प्री डिटरमिन्ड हैं वो तैयार किए गए हैं। ये पर्याप्त है कहने के लिए कि अकाउंटिंग भी साइंस है। ये अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जो सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स यानी डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्री रूल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले फीचर पर। अगला फीचर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के कार्य में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं? इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच आर एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग में हम केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है, अर्थात जिसमें वित्तीय गुण होता है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो अवित्तीय है, गैर वित्तीय है, नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, उसको हम उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यह हमने लिखा भी है, इसको आप देख भी सकते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, अर्थात आप अपने अकाउंटिंग वर्क में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि किसी संस्था में मान लीजिए कि वहाँ पर रोज झगड़े होते हैं,
लॉकआउट होता है, स्ट्राइक चलती है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में मनमुटाव है तो बहुत महत्वपूर्ण। ये संस्था को डैमेज भी कर सकती है, बिजनेस को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन इसका रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। तो लेकिन वहीं पर अगर हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगाया, मशीनरी खरीदी, मटेरियल खरीदा, ये सब फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होने के नाते इसका हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अर्थात ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट हैविंग सो मच इंपॉर्टेंट, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर गैर वित्तीय है जिसका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, जो वित्त से संबंधित नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल ऐसे ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो वित्तीय होगा, जिसमें वित्त प्रभावित होगा। उदाहरण मैंने आपको दिया कि कर्मचारियों के बीच में झगड़े और ढेर सारी समस्याएं जो गैर वित्तीय हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी फीचर पर, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पर देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। कई बार देखने में आता है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का तो है, अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा हमने ऊपर कहा है। लेकिन चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। हमने अपने संस्था में 2 बीघा जमीन खरीदी, 3 ट्रक खरीदी, 15 टेबल खरीदी और कुछ और कंप्यूटर इत्यादि खरीदा। ये सारे के सारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, लेकिन अब यहां पर अगर उसका मॉनिटरी मेजरमेंट हमने नहीं किया तो वह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस का मॉनिटरी मेजरमेंट यदि हम कर सकते हैं, और कर सकते ही हैं नहीं, अगर किया गया है तो ही उनके मॉनिटरी एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम ये नहीं लिख सकते हैं 3 ट्रक, 2 फर्नीचर, 8 कुर्सियाँ, 4 कंप्यूटर, ऐसा नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता है। 5 बीघा जमीन, ये सब रिकॉर्ड नहीं किया जा सकते हैं। इनके केवल मॉनिटरी एस्पेक्ट अर्थात वैल्यूएशन करके तभी हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया द ट्रांजैक्शन विच आर in the terms of money will be recorded only. The transaction which are in the terms of money will be recorded. Those transactions which are not in the terms of money will not be recorded. ये ध्यान में रखना होगा। जैसे कैश 50,000 बिजनेस में आई, इसको तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी, लेकिन बिल्डिंग के कितने की है इसको हमको पता नहीं है या हमने लिखा नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एक बिल्डिंग खरीदी। जैसे अभी हम बाद में बताएंगे कि हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, लेकिन अब बिल्डिंग कैश पता है तब तो ठीक है, लेकिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो कर सकते हैं, लेकिन कितने की बिल्डिंग जब तक ये नहीं पता है तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जमीन, मान लीजिए आपने 3000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। अब 3000 स्क्वायर फीट जमीन तो खरीदी, देखने में आता है 3000 स्क्वायर फीट है, लेकिन 3000 स्क्वायर फीट से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमको लिखना क्या होगा, हमको 3000 स्क्वायर फीट की जमीन की वैल्यू को वैल्यूएट करके मॉनिटरी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, तब जाकर के इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो ये ध्यान में रखने की बात है। ऐसे ही फर्नीचर है, हमने चेयर ली, टेबल ली, अब 5 चेयर 3 टेबल ये लिया, तो अब ये 5 चेयर 3 टेबल जो ली गई, इसका जब तक मॉनेटरी एस्पेक्ट हमको नहीं पता है, इसका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं है, तब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। केवल फर्नीचर के रूप में चेयर और टेबल को नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे ही मशीनरी, अब मशीनरी 5 मशीनरी आई है, तो 5 मशीनरी आई, हम ये नहीं लिख सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 5 मशीनरी की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल खरीदा है, 3 गत्ता सामान खरीदा। अब 3 गत्ते सामान से नहीं मतलब है, हमारा मतलब क्या है कि 3 गत्ते के सामान की वैल्यू कितनी है उसको रिकॉर्ड किया जाए, अर्थात मॉनेटरी मेजरमेंट। अब अगर ये आपका फर्नीचर आपका 15,000 का है और मशीन 8,000 की है, रॉ मटेरियल जो खरीदा गया है वो 25,000 का है, तो ये सबको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस बात को बहुत ही कायदे से समझ लेना चाहिए। यह एक बात ये समझा दूं आपको कि हम ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन अगर किसी बड़े व्यवसाय का है तो फिर उसके रिकॉर्ड करने के लिए हम सब्सिडियरी बुक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन छोटे बिजनेस का है तो हमारा अकेले जर्नल से काम चल सकता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल का उपयोग करते हैं। अब जर्नल से काम चल जाता है यदि ट्रांजैक्शन सीमित मात्रा में है, लेकिन यदि ट्रांजैक्शन ज़्यादा मात्रा में है, आप देखेंगे कि हजारों ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस के लिए कुछ स्पेसिफाइड बुक्स बनाई जाती हैं जिनको आगे चल करके आप पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की ये चौथी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। ये क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अब यहाँ सिस्टमेटिक मैनर का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक मैनर क्या है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग को हमने जैसे पाया, जहाँ जो भी ट्रांजैक्शन मिले चाहे जिस रूप में लिख दिया। राम को माल बेचा, दिनेश से माल खरीदा, फर्नीचर आया, ज्यों का त्यों जैसे का तैसे नहीं रिकॉर्ड करना है। हमको इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। वो सिस्टम क्या है, यहाँ आपको एक बारी बारी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है कि नहीं है। अभी इसके पहले मैंने चर्चा किया था, ध्यान होगा कि मॉनेटरी एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग करके आपको करना क्या पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द ट्रांजैक्शन particular can be recorded or not be recorded, because if it is not at least financial character, it cannot be recorded. It cannot be measured in terms of money, it cannot be recorded. So first of all you have to identify whether the transaction can be recorded or not recorded. ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके बाद फिर मेजरिंग, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ बता देना जरूरी है कि मेजरिंग किसमें, इन द टर्म्स ऑफ मनी। अभी मैंने बताया था कि आपने 3,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी और कुछ कुर्सी खरीदी, मेज खरीदा, कुछ मशीनरीज खरीदी, लेकिन जब तक कि इनको आपने मॉनेटरी मेजर नहीं किया, अर्थात कुर्सी मेज ये आपकी कितने की है, 10,000 की है, 5,000 की है, ज़मीन जो खरीदी है आपने वो 15 लाख की है,
कि कितने की है, जब तक उसका मॉनिटरी मेजरमेंट नहीं आएगा तब तक उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। और फिर अगला क्या काम है, आइडेंटिफाइड कर लिया आपने कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक कि नहीं, की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है कि नहीं है, फिर उसको मॉनिटरी मेजरमेंट करना पड़ेगा और तब जा करके रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तब उन ट्रांजैक्शन को जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और मॉनिटरी मेजर करने लायक है, उसको मॉनिटरी मेजर कर लिया, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये इसका सिस्टम, पहला सिस्टम ये है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना इन द टर्म्स ऑफ मनी और फिर रिकॉर्ड करना। चलिए, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के लिए अब यहाँ बात आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और एक अकेले जर्नल से काम नहीं चलता है। जब व्यवसाय बड़ा होता है, एक दिन में ही आपके हजारों हजार ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस में होते रहते हैं, तो हजारों हजार ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ये कठिन काम हो जाता है। इसलिए आपकी स्पेसिफाइड सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, जिसकी चर्चा मैंने कर रखी है कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, ये जो डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स हैं जिसमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो उससे रिलेटेड हैं। जैसे कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। परचेज बुक में क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ऐसे ही सेल्स बुक में हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट सेल का है। अगर परचेज से संबंधित रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में, और इसी प्रकार से सेल्स से संबंधित रिटर्न है तो उसको सेल्स रिटर्न में। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से संबंधित ट्रांजैक्शन है तो उसको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनली अगर ये सारे ट्रांजैक्शन जो भी बताए इस कैरेक्टर के नहीं हैं, कोई इनसे अलग प्रकार का है, तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकेले जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में, जिसको आगे के टॉपिक में आपको बताया जाएगा। जब ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर लेंगे तब जरूरत पड़ती है कि आप उसको क्लासीफाई करें। तो आपका सिस्टमेटिक मैनर में दूसरा काम है क्लासीफाइंग दी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऊपर बताया गया है। अब ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो है इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब क्लासीफाई का मतलब क्या है कि जैसे आपने जर्नल एंट्री की तो उस जर्नल एंट्री में रमेश का भी नाम आया है, दिनेश का भी नाम आया है, फर्नीचर का भी लेन देन लिखा गया है, कैश का भी लिखा गया है, मशीनरी का भी है, सैलरी का भी है, रेंट का भी है, कमीशन का भी है। इस प्रकार से हजारों हजार ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब आपको पता करना है कि पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे रमेश का अकाउंट है या दिनेश का अकाउंट है, क्या पोजीशन में है, तो आप नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको सेपरेटली रमेश का लेजर खोलना पड़ेगा, फर्नीचर का लेजर खोलना पड़ेगा और दिनेश का लेजर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जर्नल एंट्री जो की गई है उसमें जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनको अलग अलग सेपरेट बुक्स बनानी पड़ेगी, जिसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन में आता है। ये काम आपको करना पड़ेगा। आगे चल करके इसका एक अलग से चैप्टर ही है, अलग से टॉपिक ही है। इसके बाद फिर तीसरी बात आती है समराइजिंग की। सिस्टमेटिक मैनर की चर्चा हो रही है, ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा काम क्या है, समराइजिंग का। चलिए, आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मॉनिटरी मेजर कर लिया, फिर जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। फिर इतने से भी काम नहीं चला तो उसको डिफरेंट लेजर में राम, दिनेश, महेश, सुरेश, फर्नीचर, ऐसे जितने भी अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हुए सबके सेपरेट लेजर खोले गए। ये क्लासिफिकेशन में काम हो गया। फिर आगे बात आती है समराइजिंग की। तो आपको ये भी पता करना होगा कि पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर में सारे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो उसके जोड़
अर्थात डेबिट और क्रेडिट का जोड़। ऐसे महेश का अकाउंट है मान लीजिए, तो महेश के अकाउंट में डेबिट में मान लीजिए 30,000 है और क्रेडिट में 25,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि महेश के अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,000 है। ये काम कैसे पता चलेगा? जब जो डिफरेंट अकाउंट आपने लेजर में पोस्ट किए हैं, ओपन किया है, उसकी बैलेंसिंग करेंगे। ये बैलेंसिंग का काम आपको लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग का काम समराइजिंग में आता है। इसमें जितने भी अकाउंट्स आपने ओपन किए वो सब के सब क्या होंगे? बैलेंस किए जाएंगे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि किसी भी अकाउंट के दोनों साइड बराबर हो जाए, तो क्या होगा? कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन किसी का अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस आएगा। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट बैलेंस आएगा। इसकी प्रॉपर जानकारी आपको लेजर पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग में दी जाएगी। लेकिन ये समराइजिंग में लेजर बुक्स जो ओपन की गई थी उसकी बैलेंसिंग का काम करते हैं। और इतने से भी काम नहीं चलता है, तो हमको फिर आगे क्या करना पड़ता है? हमको ये लेजर में जितने भी अकाउंट्स ओपन किए गए हैं उनके बैलेंसेस पता हो गए तो वो कई पन्नों में होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने रमेश का अकाउंट 253 पेज पर खोला है और दिनेश का अकाउंट आपने 302 पर खोला है, और ऐसे ऐसे ही फर्नीचर का किसी और पन्ने पर है और मशीनरी का किसी और पन्ने पर। इसलिए आपको ढेर सारे पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो पन्ने पलटने की ज़रूरत न पड़े इसलिए इनको एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस, यानी सारे अकाउंट बैलेंसेस की इंटीग्रेटेड लिस्ट तैयार करते हैं। ये भी काम समराइजेशन में है, अर्थात प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने अपने ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके हमारा ट्रायल बैलेंस तक का काम हो गया, तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए होती है। और इस जानकारी के लिए अगला स्टेप क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमने आपको बताया कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अपने अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए सबके बैलेंसेज आपको पता हो गए। लेकिन सबके बैलेंसेज पता तो हो गए। ये पता हो गया दिनेश का 15,000 रुपये डेबिट बैलेंस है, राकेश का 18,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, फर्नीचर में 25,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, बिल्डिंग 5 लाख की डेबिट बैलेंस है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। बिजनेसमैन जानना चाहता है कि मैंने साल भर बिजनेस किया, उसका परिणाम क्या आया, मैं घाटे में हूँ कि फायदे में हूँ। इस काम के लिए इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम अपना क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए, आपको इसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता लगेगा? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा। किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसके अगला अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया हुआ है उसको आगे कैरी करके हम फाइनली बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये जोड़ करके एक साथ बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ही साथ बनता है लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर बिजनेसमैन को ये भी जानने की जरूरत होती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अर्थात कुल मिलाकर के हमारे बिजनेस की एसेट्स कितनी है और हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है। और इसके लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, अर्थात प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। चलिए, अब इतना काम हो गया, अर्थात बिजनेस का परिणाम भी पता हो गया, प्रॉफिट लॉस पता हो गया, एसेट्स और लायबिलिटीज पता हो गई। लेकिन ये किसके लिए बनाई जा रही है? ये उनके लिए बनाई जा रही है जिनका बिजनेस में हित जुड़ा हुआ है। और बिजनेस में हित किसका जुड़ा हुआ है? प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर का जुड़ा है, अर्थात जिसने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है।
इसके अलावा कौन है? मैनेजर, जो बिजनेस का मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा आपने बैंक से भी फाइनेंस कराया होगा, बैंक से पैसा उधार लिया हो, वो भी जानना चाहता है कि आपका बिजनेस फायदे में है कि घाटे में है, इस बात के लिए कि उसका पैसा वापस कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर आपका बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसका पैसा वापस होने में दिक्कत है, इसलिए वो आपके बिजनेस पर नज़र लगाए रखता है कि कहीं क्या स्थिति में है। इसलिए बैंक को भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी चाहिए होती है। तो ये जो कम्युनिकेटिंग है, ये कम्युनिकेटिंग का मतलब कि आप अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को, या अर्थात एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो किया गया उसका रिजल्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रोप्राइटर्स एंड प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस, बैंक, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज। अर्थात ये तो हमने 2-4 नाम लिखे हैं, ऐसे कोई भी पार्टी जो बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है और उस हिसाब से उसको टैक्स भी लेना होता है सेल्स और सब एक्टिविटीज़ पर, तो इसलिए गवर्नमेंट भी जानना चाहती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज है, जिनका बिजनेस पे जुड़ाव है, ऐसे सारे लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये कम्युनिकेटिंग में आता है, जिसमें मेनली प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, यदि आपने बैंक से उधार लिया है तो बैंक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपका क्रेडिटर जिससे आपने माल लिया है उधार, उसको भी आपको की जानकारी चाहिए कि आप साउंड हैं कि नहीं है, आप उसका पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और साथ में आपके एम्प्लॉइज भी जो काम कर रहे हैं वो भी, अगर बिजनेस अच्छा है तो उनको आप सैलरी देने की स्थिति में होंगे, वरना जब बिजनेस डूबने लगेगा तो उनको भी चिंता होगी कि हमारी सैलरी हमको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसलिए कम्युनिकेटिंग में डिफरेंट रिलेटेड पार्टीज को बिजनेस का रिजल्टेंट इन्फॉर्म करना होता है। ये कुल मिलाकर के आपका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। आगे का जो टॉपिक होगा वो हम आपको अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे।